आगे अपन पढ़ेंगे कि डेंसिटी यानी कि घनत्व क्या होता है, इसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ना था नेटिलिटी। तो नेटिलिटी में अपन नेटिलिटी मतलब कि जन्म दर के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो, पहले हमने आपको पॉपुलेशन क्या है ये बता दिया था। पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन के कैरेक्टर क्या है ये बता दिए। 4 मुख्य कैरेक्टर के आधार पे हम लोग आगे पॉपुलेशन पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पॉपुलेशन के समझा दिए और डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक हमने समझा दिए थे पूरे अच्छी तरह से। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब क्रूड डेंसिटी और इकोलॉजिकल डेंसिटी भी हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों निकालना जरूरी है। तो किसी भी पॉपुलेशन को समझने के लिए डेंसिटी का पता होना अति आवश्यक है। वो बता दिया कौन कौन सी मेथड से हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ये बताया हमने आपको। अब इसके बाद अपन का नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटिलिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है कि जन्म दर। तो जन्म दर जो है ये डिपेंड करेगी, ये जन्म दर अलग अलग तरह से होगी। अगर हम प्लांट की बात करें तो जर्मिनेशन होगा, इंसेक्ट्स में हैचिंग होती है, या कुछ में फिशन के द्वारा, जैसे कि अपन ईस्ट वगैरह देखते हैं कि उसमें फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एक बर्ड है, बर्ड से फिर नया एक प्लांट बन जाए, एक ईस्ट बन जाए। तो अलग अलग तरह से कोई भी, चाहे सूक्ष्म जीव हो, एनिमल हो या प्लांट, सारे का रिप्रोडक्शन से ही नया जीव की उत्पत्ति होती है। तो नेटिलिटी यानी कि जन्म दर, ये जन्म दर प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी के संदर्भ में कही जाएगी। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अभी डेंसिटी पढ़ा था, तो एक होती है एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी। इसका मतलब है कि जैसे हम ये मान के चलते हैं कि भाई जैसे एक किसी पॉपुलेशन में, मनुष्य की पॉपुलेशन समझ ले मान लो, तो मतलब 50 जो है यंगस्टर्स हैं 25 से लेके 35 साल की उम्र के, तो हम ये मानेंगे कि 50 जो है वो सब रिप्रोडक्शन करेंगे और लगभग उतने बच्चे तो पैदा होंगे उस पॉपुलेशन में। पर इसमें से क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा होगा कि जो बच्चे ही ना पैदा करेंगे या किसी और वजह से उनके बच्चे ना हो। तो क्या हुआ कि 50 में से हो सकता है कि 30 लोगों के बच्चे हुए या 30 इसके द्वारा बर्थ दिया गया और बाकी के द्वारा नहीं दिया गया। तो एब्सोल्यूट या और फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी का मतलब क्या होगा कि वह संख्या जिसको हम ये मानते हैं कि किसी जगह पे कितने इंडिविजुअल पैदा हो सकते हैं आइडियल कंडीशन में। ठीक है, आइडियल यानी कि बिल्कुल सुलभ, अच्छी तरह से उपलब्ध, एकदम सही स्थिति में कितने बच्चे एक जगह पर पैदा होंगे। ये किसके बारे में बात करें, बच्चे यानी कि इंडिविजुअल कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, न्यू बॉर्न इंडिविजुअल का मतलब प्लांट के लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, चाहे हम इंसेक्ट के लिए बात करेंगे या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बात करेंगे, सभी के लिए एक ही बात होगी, कोई अलग अलग बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। तो जो नया पैदा होने की दर है वो हम ये मानेंगे कि एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी का मतलब हुआ कि सूटेबल कंडीशन में सभी, तो आदर्श स्थिति में, आइडियल यानी आदर्श, आदर्श स्थिति में किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर समय में कितने बच्चों का जन्म होगा, तो ये कहलाएगी एब्सोल्यूट नेटिलिटी। दूसरी नेटिलिटी कहलाती है जिसको हम कहते हैं रियलाइज्ड, या सब में ये वर्ड आता है, इकोलॉजिकल नेटिलिटी। इसका मतलब है कि एक जगह पर किसी विशेष वातावरण में एक्चुअल में होने वाले, पैदा होने वाले बच्चों की संख्या जो है वो इकोलॉजिकल नेटिलिटी या रियलाइज्ड नेटिलिटी कहलाएगी। तो इकोलॉजिकल नेटिलिटी जो है वो बदलती रहेगी। सूटेबल कंडीशन है तो ज्यादा, जैसे अपन कहेंगे कि बरसात बहुत हो गई, पानी गड्ढे में जगह जगह भरा है, तो मच्छरों की संख्या बढ़ेगी ना। तो मच्छरों के लिए सूटेबल कंडीशन क्या हुई कि पानी भरा हुआ है गड्ढों में, तो उनकी क्या होगी, जन्म दर बढ़ जाएगी। ऐसे ही बहुत अच्छा पानी वानी गिरा है तो प्लांट की संख्या बढ़ जाएगी। तो इकोलॉजिकल नेटिलिटी बदलती रहेगी। कैसे बदलती रहेगी, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल है तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। और अगर सूटेबल कंडीशन नहीं है तो ये जनसंख्या जो है वो कम हो सकती है। तो नेटिलिटी को जो हम लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम, एक समय में पैदा हुए या जन्म लिए, जन्म लियो की संख्या डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन। तो सपोज हमने कहा कि 50 हमारी एवरेज पॉपुलेशन है,
और अपने यहाँ पे पैदा हुए कितने हैं, 25 है। तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, और जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली में वहाँ की क्या कहला जाएगी, नेटिलिटी कहला जाएगी, कि बर्थ दर कितनी है, यहाँ पर जन्म दर कितनी है। तो इस तरह से हम इकोलॉजिकल नेटिलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नेटिलिटी को, वही हमने समझा दिया, एब्सोल्यूट नेटिलिटी होती है और दूसरी होती है इकोलॉजिकल नेटिलिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा मोटिलिटी। मोटिलिटी यानी कि मृत्यु दर। तो मृत्यु दर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं मृत्यु दर कम हो और जन्म दर ज्यादा हो, है ना। तो मोटिलिटी भी दो तरह की होगी, एक होगी इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड, और दूसरी होगी मिनिमम या थियोरेटिकल मोटिलिटी। तो इकोलॉजिकल का मतलब हुआ कि किसी जगह पे किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण अचानक से पॉपुलेशन की संख्या का कम होना इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोटिलिटी कहलाएगी। अभी किसी भी तरह से हो सकता है ना, जैसे कि अगर अपन कहें कि अचानक से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो अब कितने जानवर, कितने मनुष्य, कितने मरेंगे ना। तो ये क्या कहला गया कि एनवायरमेंटल कंडीशंस बदली और उसके कारण जो डेथ हुई, तो वो कहलाएगी रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। और थ्योरेटिकल मिनिमम या मिनिमम मोर्टेलिटी का मतलब हुआ कि कम से कम मृत्यु दर का मतलब है कि एकदम आइडियल कंडीशन में जितने बुढ़े होते चले जाएं और उनकी डेथ होए, और किसी कारण से वो प्रभावित ना हो, तो वो हम कहेंगे मिनिमम मोर्टेलिटी या थ्योरेटिकल मोर्टेलिटी। यानी कि हम कहेंगे कि भाई जब इतने पैदा हुए हैं तो ये पूरी अपनी उम्र करेंगे और उसके बाद उनकी नॉर्मल कोर्स में मृत्यु होगी, पर ऐसा होता नहीं है। नॉर्मल कोर्स में मृत्यु ना होकर कई कई कारणों के कारण मृत्यु होती है, तो वो मिनिमम मोर्टेलिटी कहलाएगी। जब हम कहेंगे कि आइडियल कंडीशन में मृत्यु हुई है। ठीक है। और इकोलॉजिकल मतलब किसी भी आपदाओं के कारण या किसी भी वजह से किसी पॉपुलेशन में संख्या कम हो रही है, मृत्यु दर बढ़ गई है, तो वो इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी कहलाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमें पढ़ना है मोर्टेलिटी के बाद कि पॉपुलेशन का। अब हमारा देखो, ये पॉइंट्स नोट करते जाना है। आपने पढ़ लिया सबसे पहले पढ़ ली डेंसिटी, उसके बाद पढ़ ली नेटिलिटी, उसके बाद पढ़ ली आपने मोटिलिटी। तो नेटिलिटी यानी जन्म दर, मोटिलिटी यानी मृत्यु दर, ये पढ़ लिया अपन ने। अब हमको अब चौथा कैरेक्टर हमें पॉपुलेशन का पढ़ रहे हैं। चौथा कैरेक्टर आप लिख लोगे अपनी कॉपी पे। चौथा कैरेक्टर होता है पॉपुलेशन डिस्पर्शन पैटर्न्स। पॉपुलेशन डिस्पर्शन पैटर्न्स का मतलब है कि पॉपुलेशन किस तरह से फैली हुई है। तो पॉपुलेशन का फैलाव जो होगा वो अलग अलग तरह से हो सकता है। पहला शब्द लिखा है यहाँ पे हमने रैंडम। रैंडम का मतलब कैसे भी, कहीं पे 10 रह रहे हैं, कहीं पे 2 रह रहे हैं, कहीं पे 1 रह रहे हो, कहीं खाली जगह, तो ये रैंडम कहलाएगा। दूसरा लिखा अपन ने क्लम्प। क्लम्प का मतलब गुच्छे में, तो कहीं पे इकट्ठे जो है बड़े बड़े ग्रुप जब होते हैं तो क्लम्प पॉपुलेशन कहलाती है। ग्रुप में रह रहे हैं तो क्लम्प पॉपुलेशन। और यूनिफॉर्म मतलब कि पूरी जगह पे एक समान रूप से वितरित है, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं डायग्राम से। देखो, जैसे क्लम्प पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं कि मछलियां समूह में है, तो ये गुच्छे गुच्छे बने हुए हैं और उसमें वो रह रही है। फिर हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म में पेंगुइन जो होते हैं कहाँ पे, अपने बर्फ में, अंटार्कटिका में, तो वहां पे ये दूर दूर फैले हुए यूनिफॉर्म कहलाएगा। और रैंडम का मतलब क्या हुआ, जैसे प्लांट लगते हैं, कहीं पे ज्यादा हो गए, कहीं पे कम हो गए, कहीं बिल्कुल नहीं है, तो ये रैंडम पॉपुलेशन कहलाएगी। तो इस तरह से 3 पॉपुलेशन होती है। ये कहलाता है डिस्पर्शन या फैलाव। पॉपुलेशन का फैलाव जो है ये हमने यहाँ पे डिटेल में लिख भी दिया है आपको, कि जब ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में रहेंगे तो उसको हम क्लम्प्ड कहेंगे, और जब फैले हुए कहीं पे ज्यादा कहीं कम है तो रैंडम कहलाएंगे। और जब ऑर्गेनिजम्स क्या है, लगभग एक समान रूप से फैले हैं, तो उसको हम यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन का डिस्पर्शन नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये इसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन के बाद डेमोग्राफिक टेक्निक। डेमोग्राफिक टेक्निक का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन में पैदा होना, मरना और उसका कैसी ग्रोथ हो रही है, इनके बारे में पूरा रिकॉर्ड बनाया जाए, तो कहलाएगा डेमोग्राफिक टेक्निक। तो किसी भी पॉपुलेशन के बारे में पूर्ण जानकारी डेमोग्राफिक टेक्निक कहलाती है। तो यहाँ पे हम टेक्निक को समराइज, हाउ मोर्टेलिटी अकर्स इन अ पॉपुलेशन, यहाँ पे हम जब जब डेमोग्राफी वो बनाते हैं ना, डेमोग्राफी के हिसाब से जब हम किसी टेबल को जानना चाहते हैं, किसी पॉपुलेशन को जानना चाहते हैं, तो हम हमेशा मुख्य रूप से मोर्टेलिटी के को आधार बनाते हैं। मोर्टेलिटी को आधार बनाने से हमें ये पता चलता है कि उस पॉपुलेशन में स्थिरता है या नहीं है।
तो हम ये देखेंगे कि वहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, इस टेक्निक में डेमोग्राफी में हम लेते हैं। दूसरा हम लेते हैं कि इज मोर्टेलिटी हाई अमंग जुवेनाइल, इसका मतलब होता है कि क्या बच्चे, जुवेनाइल है ना बच्चे, तो बच्चों में क्या ज्यादा मृत्यु दर है, बच्चे जल्दी जल्दी मर रहे हैं क्या। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या मोर्टेलिटी रेट जो है वो बुजुर्गों में ज्यादा है और जवानों में कम है क्या। इस तरह से 3-4 पॉइंट हम लेते हैं और उसके आधार पे हम टेबलों का निर्माण करते हैं अलग अलग पॉपुलेशन के लिए। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम बनाएंगे, अब ये जो बनाएंगे हम टेबल, ये कहलाती हैं लाइफ टेबल्स कहलाती हैं। ये जो हम आपको बता रहे थे कि कितने मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं कि बुढ़े मर रहे हैं कि एकदम बिल्कुल पैदा हुए मर रहे हैं, ये सारे पॉइंट जो होते हैं उनको लेके जब हम बनाते हैं तो ये कहलाता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल्स का मतलब होता है जहाँ पे हम किसी पॉपुलेशन में मरने वालों की संख्या के हिसाब से शेड्यूल करते हैं, या किस तरह से वहाँ का मरने का पैटर्न है उसके हिसाब से हम लाइफ टेबल बनाते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि उम्र के हिसाब से हम उसे मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं ऑन अ कोहर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप, इंडिविजुअल्स है ना प्रत्येक, है ना। तो किसी ऑर्गेनिज्म के मतलब हमने जैसे मान लिया कि एक जगह पे जैसे हिरण की पॉपुलेशन है, तो हिरण जो है, हिरण का ग्रुप जो है उसको हम कोहर्ट कहेंगे। मनुष्यों का ग्रुप हम इकट्ठे जैसे हैं, मान लो माता गुजरी में हम लोग थोड़े से 25-50 लोग इकट्ठे हो गए तो वो क्या कहलाएगा, कोहर्ट। तो उस कोहर्ट में या उस ग्रुप में किस उम्र के लोगों की मरने की दर है वो हम पता करेंगे। और कोहर्ट में जो है क्या करेंगे, कई बार हम ऐसे भी करते हैं, कोहर्ट मतलब ग्रुप, ग्रुप में मरने की दर किस उम्र में ज्यादा है ये देखते हैं, ठीक है, लाइफ टेबल बनाने में। और दूसरा एक और चीज भी देखते हैं, कई बार हम क्या देखते हैं कि किसी पॉपुलेशन में कितने मेल हैं। जैसे अगर आपने देखा, अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक मेल डोमिनेटिंग होता है और फीमेल चाहे जितनी भी हो। तो हमें यहाँ इस जगह पे हम क्या देखते हैं, कितने मेल हैं, और उससे हम एज्यूम करके चलते हैं कि अगर इसमें ज्यादा मेल हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगी और यहाँ पे नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। तो कई पॉपुलेशन में हमें मेल कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे कि टाइगर वगैरह की पॉपुलेशन होती है, और कई पॉपुलेशन में हम सारे मेल और फीमेल दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम लाइफ टेबल का निर्माण कर सकते हैं। अब ये लाइफ टेबल जो होती है ये अलग अलग तरह की हैं। पहले होती है कोहर्ट लाइफ टेबल्स। कोहर्ट वर्ड हमने अभी समझाया आपको, ग्रुप। तो ग्रुप की लाइफ टेबल हम बनाएं, जैसे कि जो सीड होते हैं ना, बीज, एनुअल मतलब जैसे अपन ने कहा कि एनुअल मतलब कि साल भर में, जैसे साल में कितनी धान हुई है वो कहलाएगा, उसका उसके बारे में हम ग्रुप रखेंगे। या हमने एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए उसकी खबर रखेंगे, कितने सीड एक प्लांट से बन रहे हैं उसकी खबर रख के हम टेबल बनाए, उससे कितने नए पैदा हुए प्लांट, तो ये कहलाएगा कोहर्ट लाइफ टेबल्स। फिर उसके बाद लिखा लैम्स। लैम्स मतलब कि भेड़ें, भेड़ों का किस तरह से किसी पॉपुलेशन में पैदा हुई है तो वो कहलाएगा लैम्स बॉर्न कहलाएगा। फिर उसके बाद अपन आते हैं स्टैटिक लाइफ टेबल। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्थिर लाइफ टेबल कैसे बनेगी, तो हम हर उम्र के रिकॉर्ड लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन का विशेष टाइम पे एक पूरी टेबल बना दें तो ये कहलाएगी स्टैटिक लाइफ टेबल। फिर हम नेक्स्ट लाइफ टेबल बना सकते हैं उनकी उम्र के हिसाब से विस्तार को देख के। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो हम लाइफ टेबल बनाएंगे वो क्या कहलाएगी कि वे किस उम्र में कितने ज्यादा जीवित हैं और कितने कितने मरे हैं, उससे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की पॉपुलेशन का उससे हम उसकी लाइफ टेबल बना सकते हैं। अब हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन को विशेष रूप से लेना है। एज डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पॉपुलेशन में लंबी नीली लाइन चली गई है, तो ये ओक की पॉपुलेशन बता रहे हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है नीले रंग की जो लंबा बार बना है वो वहाँ की यंग पॉपुलेशन बता रहा। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ पे ओक ट्री जानते हो ना, चीड़ चिनार वाले जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि पुराने पेड़ गिरते चले जाते हैं और नए पेड़ जल्दी जल्दी उगते हैं। तो जवान पेड़ जो होंगे यानी कि पूरे अच्छे ग्रोथ वाले पेड़ हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे, जबकि पुराने पेड़ जो हैं वो कम दिखाई देंगे। तो ये हमने बता दिया ओक या चीड़ के पेड़ों के बारे में बता दिया। इसी तरह से अलग अलग पॉपुलेशन के हम ग्राफ बना सकते हैं।
जैसे कि एक हमने ये एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने ग्राफ बनाया हुआ है, बीच वाली हमें लाइन सीधी दिखाई दे रही है। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर पे सीधी लाइन दिखा दे रही है, फर्स्ट वाले में ऐसा पैराबोला बन रहा है, और ये यहाँ नीचे से अपना देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जाते हुए कर्व दिख रहा है। तो पहला वाला जो इसको हम कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवर मतलब कितने जीवन है, किस में कितना जीवन है। तो पहले वाले कर्व में हमने यहाँ ओल्ड लिखा है, यहाँ यंग लिखा है, और यहाँ नंबर ऑफ सर्वाइवर लिखे हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो नीचे ओल्ड में अपना नीचे चले गए ना, तो ओल्ड की संख्या बहुत कम है, ऐसे बता रहे ना अपन यहाँ पे। और यंग की संख्या यहाँ 1000 से चल रही है, देखो धीरे 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 नीचे जा रही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो जवान है उनकी संख्या ज्यादा होगी, जबकि ओल्ड जो है वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मरने की दर जो है वो बुढ़ापे में ज्यादा है और जवानी में कम है। फिर एक अपन ने कर्व यहाँ पे बनाया है, इस कर्व में क्या हो रहा है, हर उम्र में बराबर रूप से मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, बुढ़े भी मर रहे हैं, और नए भी मर रहे हैं। तो ये अपना एक कर्व बन गया। फिर तीसरा कर्व जो बनाएंगे हम, इसमें ये बताएंगे कि जो इसमें जुवेनाइल होते हैं यानी कि बच्चे होते हैं वो ज्यादा मरते हैं, और जवान जो है वो स्थिर रहते हैं। तो ये तीसरे वाले कर्व में हमने बताया कि जुवेनाइल की मृत्यु दर ज्यादा होगी, जबकि और दूसरे जो है यंग और ओल्ड की मृत्यु दर जो है वो कम होगी। तो इसी सर्वाइवरशिप के अपन ने अगले वाले में एग्जाम्पल लिखे हैं। तो पहला वाला जो कर्व होता है सर्वाइवरशिप, इसको सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। ये बनाने को भी आता है, जहाँ पे कम मात्रा में मोर्टेलिटी है, पूरी जिंदगी अगर अच्छे से जीते, जैसे मनुष्य अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन ना हो तो सब लोग अच्छे से पैदा होंगे, लंबी उम्र जिएंगे और फिर मरते हैं। तो पहला वाला जो कर्व है वो मनुष्यों के बारे में हम ले सकते हैं, या टाइगर वगैरह के बारे में कह सकते हैं। दूसरा जो होता है जिसमें हर उम्र में मरते हैं, तो वो जनरली हमें ये बर्ड्स में और अपनी स्क्वेरल वगैरह होती है ना, गिलहरी वगैरह में हर उम्र के, मतलब जवान भी मरते हैं, बुढ़े भी मरते हैं, और नए पैदा हुए भी मरते हैं। तो मृत्यु दर लगभग एक बराबर रहती है, तो ये इनमें मिलती है। और तीसरे वाले में अपन कहते हैं कि बच्चे बहुत तेजी से मरते हैं, फिर अगर जी गए तो लंबा जी जाते हैं। तो ये जैसे अपन इंसेक्ट, जैसे अपन मान लो मच्छरों को ही देख लें, तो मच्छर के लार्वा इतने ढेर सारे रहते हैं, पर उसमें से जो मच्छर पूरे बनेंगे वो कम रहेंगे। अगर उतने पूरे मच्छर बन जाए ना तो पागल कर देंगे अपन को, पूरी दुनिया में मच्छर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जुवेनाइल कंडीशन में ज्यादा होगी, जैसे फिश हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, पैरासाइट्स हैं, इनमें अगर मान लो जी गए तो लंबा जिएंगे, और नहीं तो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा जुवेनाइल या बच्चों में होती है। तो इस तरह से तीन हमने कर्व बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी जगह पर पॉपुलेशन का विकास किस तरह से हो रहा है, इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। और इन पॉपुलेशन में अगर नए बच्चे कितने जन्म हो रहे हैं तो पॉपुलेशन का देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, एरो ऊपर की तरफ बनाया, और अगर मर रहे हैं तो पॉपुलेशन नीचे की तरफ जाएगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन क्या होगा, मरने या पैदा होने की दर पे डिपेंड करेगी। तो कोई भी पॉपुलेशन की वृद्धि उस समय होगी जब उसमें नए बच्चे पैदा होंगे, और कोई भी पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होगी जब उसमें बुढ़े मरेंगे। तो इस तरह से डेथ रेट और बर्थ रेट के हिसाब से पॉपुलेशन की विकास निर्भर करता है। अभी अपन कहते थे ना, हमारे भारत जो है एक विकसित राज्य है, विकासशील रहा है, यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत है, तो इसकी वृद्धि की संभावना बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जवान हैं। जहाँ जवान लोग होते हैं वो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, और जहाँ बुढ़े ज्यादा होंगे वहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ कम होने लगेगी। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वहाँ पे पैदा होने वाले और जवानों के ऊपर निर्भर करेगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है इसको हम लिखते हैं आर से। यहाँ पे हमने बी माइनस डी लिखा है, बर्थ और डेथ रेट। बर्थ माइनस डेथ रेट कर दिया तो, और इसके बाद इक्वेशन आ जाता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन। आर जो है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है। देखो, रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन डी एन अपॉन डी टी कहलाएगा, पॉपुलेशन में कितना परिवर्तन हुआ है ये हमने निकाल लिया। एक पर्टिकुलर समय में कितने नंबर है उससे हमने निकाल लिया, डी एन अपॉन डी टी कर लिया। और यहाँ पे इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब कितने बड़े हैं वो देख लेंगे, एंड द पॉपुलेशन साइज, नंबर पता चल जाएगा। सपोज जैसे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में 100 लोग दिख रहे हैं, है ना, तो 100 लोग में यहाँ पे आर क्या हुई, रेट ऑफ इंक्रीज। तो हो सकता है इन 100 में हमारी क्या चीज हुई, 20 नए पैदा हुए हैं, तो 20 और ये 100, तो ये 20 इंटू 100 तो 120 ये हो गया। और ये किसके बराबर होता है, डी एन अपॉन डी टी। डीएन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में
कितने नए इंडिविजुअल पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, पैदा होने वाले इंडिविजुअल की संख्या इक्वल्स टू RN। ये क्या बता देगी, किसी भी पॉपुलेशन की क्या बता देती है, ग्रोथ का बढ़ना या ग्रोथ होना और उसका इंक्रीज होना। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद नेक्स्ट आता है, ये बड़े टॉपिक है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अभी हम थोड़ा सा और बता के फिर इसको बंद कर देंगे और उसके बाद अगली क्लास में फिर से हम इसके आगे के जो 8-10 पॉइंट बचे हैं 15-20 मिनट का लेक्चर वो और बना देंगे। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ दो तरह से होती है, एक तो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी होती है लॉजिस्टिक। तो दो तरह की ग्रोथ है, dn/dt इक्वल टू r max n जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताती है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसका मतलब होता है पॉपुलेशन एक जगह पे पहुंची और फिर वो स्थिर हो जाती है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़ने के बाद एकदम डिक्लाइन होगी, जबकि लॉजिस्टिक में जो होगा ग्रोथ होने के बाद ये एस शेप कर्व बनाता है, ये जे शेप कर्व बनाता है, आगे हम दिखाएंगे आपको। तो एस शेप कर्व का मतलब हुआ कि ग्रोथ होने के बाद पॉपुलेशन स्थिर हो गई, तो ये लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाती है, जिसका फॉर्मूला ये लिख दिया अपन ने n/k कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ने dn/dt इक्वल टू r max n लिखा है। तो ये बता रही है कि पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी और फिर उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है। तो जे शेप कर्व और अपना एस शेप कर्व बनता है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जिसमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एक्सेलरेट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, बढ़ने के बाद ये हो सकता है एकदम से ड्रॉप हो जाए, है ना। तो ये जे शेप कर्व कहलाता है। और लॉजिस्टिक में मतलब क्या होता है, धीरे 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 बढ़ना शुरू हुई और ये यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ लिया अपन ने और फिर स्लो डाउन होकर ये एस स्थिर शेप में आ जाएगी। देखो अपन ने यहाँ पॉइंट बनाया, ये पॉपुलेशन स्थिर रहेगी, बढ़ी 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 और फिर एकदम स्थिर हो गई, और यहाँ पे बढ़ते 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 एकदम बढ़ेगी और फिर उसके बाद एकदम डिक्लाइन होगी। तो एक्सपोनेंशियल जो होगी जे शेप कर्व होता है और लॉजिस्टिक जो होता है वो इसमें रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ है वो एस शेप कर्व होता है। ये अपना ग्रोथ के बारे में बता दिया अपन ने। इसके बाद अपन बताएंगे अब एज स्ट्रक्चर लेंगे। तो एज स्ट्रक्चर का मतलब है किसी पॉपुलेशन में कितने उम्र के कौन कौन से सदस्य हैं। तो एक हम कहते हैं इसमें कहलाता है प्री रिप्रोडक्टिव, यानी बच्चे आते हैं प्री रिप्रोडक्टिव में, मतलब वो प्रजनन नहीं कर सकते। फिर जवान जो आते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आते हैं और बुढ़े जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में। तो तीन स्टेज हम बनाते हैं एज के लेके, इनको हम पिरामिड के हिसाब से शो करते हैं। तो यहाँ देखो एज स्ट्रक्चर में प्री रिप्रोडक्टिव में 0 से लेके 14 साल तक के हम प्री रिप्रोडक्टिव में रखते हैं, रिप्रोडक्टिव में 15 से 44 साल तक के रखते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में 45 साल से ऊपर के जो है उनको हम यहाँ रखते हैं। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन का पिरामिड बनाते हैं या एज स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाते हैं, और इस तरह से हम उनको क्रमशः 3 भागों में विभाजित करके हमें अलग अलग तरह के पिरामिड बना सकते हैं। तो अब ये एज डिस्ट्रीब्यूशन में पिरामिड देखते हैं अपन। तो अपन इसको देखेंगे कि एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 तरह के पिरामिड बनते हैं। एक पिरामिड बनता है पिरामिड शेप का, दूसरा बनता है बेल शेप का घंटी के आकार का, और तीसरा बनता है आर्म शेप का यानी कि मटके की आकृति का। तो जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हमें 3 तरह के स्ट्रक्चर या पिरामिड बने मिलेंगे। ये हमने यहाँ पे बना के बताए हैं आपको। देखो पहला है कि जिसमें ब्रॉड बेस है, यानी कि क्या हुआ, प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव उससे कम है मगर अच्छे खासे हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो यानी ऐसी पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। फिर दूसरी हमने बनाई है बेल शेप पॉपुलेशन। इसमें क्या होगा, जवान और बच्चे एक बराबर होंगे, बुढ़ों की पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई, कंपेरेटिवली जो होगी वो धीरे धीरे कम होते हुए हो गई। अब इसके बाद अपन ने नेक्स्ट बनाया अर्न शेप का, या जिसको अपन कहते हैं मटके की आकृति का। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है कम होते हैं, यानी कि जहाँ पैदावार पैदा कम होंगे, फिर जवान तो ठीक ठाक है और बुढ़ों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जापान की पॉपुलेशन इसी तरह की है कि जहाँ पे बुढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है मगर जवानों की संख्या जो है वो लगभग खत्म हो गई है। इसी को हम लोग ने मनुष्यों के आधार पे बना दिए, ये पिरामिड बना दिए हैं। तो पिरामिड जो है इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ अपन ने फीमेल और मेल को, तो मेल लिया है फीमेल लिया है और कैसी पॉपुलेशन होती है। तो चाइना की पॉपुलेशन बनाई है और इंडिया की पॉपुलेशन बनाई है। तो चाइना की पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं कि बच्चे देखो कम पैदा होने लगे ना वहाँ पे, जवान बहुत ज्यादा है वहाँ पे और बुढ़े भी कंपेरेटिवली कम है। और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन देखो तो ढेर बच्चे ढेर जवान और बुढ़े जो है कम है। तो
तो अब इनकी इनकी पॉपुलेशन तो चेक होने लगेगी। अब उनके यहाँ पे क्या हुआ कि अब पैदावार, उनने पैदा होने की दर कम कर दी ना, अभी उन्होंने एक बच्चे का कंसेप्ट लाए थे तो उनकी पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो गई। और हमारे यहाँ पे अभी ये चीजें पूरी तरह से नहीं मानी हुई जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी बच्चे और जवान बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, और अगर बच्चे और जवान क्रमशः बढ़ते गए तो हमारी पॉपुलेशन जो है उसका एक्सप्लोजन हो जाएगा, फिर हमारी पॉपुलेशन को संभालना मुश्किल होगा, संसाधन हमारे पास कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये पिरामिड में अपन ने बता दिया चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट पॉपुलेशन जो बेल शेप की है, जिसमें घंटे की आकृति की कहलाती है, ये इसमें देख रहे हो आप कि जो है इसमें स्टेबल पॉपुलेशन इसको कह सकते हैं कि हर उम्र में स्टेबल पॉपुलेशन बेल शेप की पॉपुलेशन कहलाती है, जिसमें कि बच्चे बूढ़े जवान सभी एक बराबर लगभग चल रहे हैं। तो ये बेल शेप की पॉपुलेशन कहलाती है, स्टेबल पॉपुलेशन कहलाती है। कनाडा वगैरह की शायद ऐसी है, स्टेबल पॉपुलेशन है। और फिर होती है आन शेप पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होता है, ये पिरामिड जो होती है ये आन शेप है, यानी जिसमें कि क्या हो रहा है, बच्चे बूढ़े बच्चे और जवान, जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उसी तरह से बता रहे हैं। तो नीचे की अपन देख रहे हैं बहुत ज्यादा है और बुढ़े जो है उनकी संख्या कम होगी, तो ये आन शेप पॉपुलेशन कहलाती है। तो इस तरह से हमने पूरा एज डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इसको आपको अपने से अच्छे से नोट्स तैयार करना है, और अगर जब नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देंगे हम। तो ठीक है, आप हम बंद कर रहे हैं इसको, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।